हेलो दोस्तों, आप सभी का एमएस प्राइवेट आईटीआई लोहरदगा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं इलेक्शन अनुदेशक रोहित सर आप सभी के समक्ष इलेक्शन थ्योरी की लेसन लेकर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आईटीआई क्या होता है, यानी कि हमारी ये पहली वीडियो है और आप सभी हमारे न्यू मेंबर है, यानी कि आप सभी का आईटीआई में न्यू एडमिशन है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को आईटीआई ट्रेड के बारे में बता देता हूँ कि आईटीआई ट्रेड आपकी क्या होती है। ठीक है, आईटीआई ट्रेड आपकी क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं इलेक्ट्रिशियन के बारे में बताऊंगा कि इलेक्ट्रिशियन आपकी क्या होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन आपकी क्या होती है, इस टॉपिक पे मैं कवर करूंगा। इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिशियन करने के बाद जॉब के अवसर। ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटी, यानी कि जब आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिशियन आप 2 साल का कंप्लीट करने के बाद किन किन क्षेत्रों में आप जा सकते हैं, उन क्षेत्रों को भी मैं आपको बताऊँगा। आज की वीडियो बस आपके इंट्रोडक्शन है, यानी कि हम इलेक्ट्रिशियन से जितने भी सारे संबंधित क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे, सारे क्वेश्चंस तो मैं आज क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जो है कि हमारे सभी चैनलों से जुड़ जाएं। ठीक है, आप यूट्यूब के लिए अगर जुड़ना चाहते हैं तो यूट्यूब के लिए लिंक यहाँ पे है। ठीक है, यूट्यूब पे यहाँ पे क्लिक करके आप यूट्यूब के हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप से यदि आपको जुड़ना होगा तो फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप से यहाँ से जुड़ सकते हैं। और फेसबुक से जुड़ना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके फेसबुक से हमारे जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आपकी न्यूली अपडेट यानी कि लेटेस्ट अपडेट हमेशा आपको यूट्यूब, व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से आपको प्राप्त होती रहेंगी। तो आप से यानी कि एमएस प्राइवेट आईटीआई के ग्रुप से आप सभी जुड़ जाइए, यानी कि यूट्यूब, व्हाट्सएप और फेसबुक से आप सभी जुड़ जाइए। तो दोस्तों, आइए क्लास को स्टार्ट करने से मैं आपको बता दूं कि आप सभी कितनी बुक्स आप पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्शन के अंतर्गत आप कितने बुक पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जो मेरी क्लास है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा इलेक्शन थ्योरी की क्लास। ठीक है, यानी कि इलेक्शन थ्योरी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज हम देखेंगे चैप्टर 1, यानी कि पहले चैप्टर के बारे में। जो पहला चैप्टर आपका है इलेक्ट्रिसिटी इंट्रोडक्शन, सेफ्टी, साइंस एंड प्रिकॉशन एंड टूल्स, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में उसकी हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद हम विद्युत से कैसे सेफ्टी लेंगे, ठीक है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद साइंस क्या होते हैं, यानी कि जो सिंबल होती है, जो आपके खतरे के सिंबल या जो है कि विद्युत सुरक्षा के सिंबल जितने से होते हैं, ठीक है, साइंस के बारे में सीखेंगे। उसके बाद हम प्रिकॉशन यानी सावधानियाँ सीखेंगे, यानी कि जब हम विद्युतीय कार्य करते रहेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिकल वर्क हम करते रहेंगे, उस टाइम हमारे पास क्या क्या सावधानियां हमें पता होना चाहिए, उसके बारे में सीखेंगे। प्लस टूल्स के बारे में जानेंगे कि हम इलेक्ट्रिशियन के अंतर्गत कौन कौन से टूल यूज करते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आज के चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो इलेक्शन थ्योरी। इसके बाद आप जो है कि कौन कौन से बुक आपके ट्रेड में है उसको भी आप सभी देख लीजिए। ठीक है, तो आपको कुल टोटल 5 बुक पढ़ने हैं। ठीक है, आपके इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में आपको टोटल कुल 5 बुक पढ़ने हैं। ठीक है, पहला है आपका इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, ठीक है, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, यानी कि रोहित सर के द्वारा आप इसको पढ़ेंगे। दूसरा है आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड प्रैक्टिकल। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड प्रैक्टिकल, यानी कि जो आप थ्योरी पढ़ेंगे उसी का आप यहाँ पे फिर प्रैक्टिकल देखेंगे। ठीक है, और ये आपकी एक बुक है। ठीक है, उसमें सारे प्रैक्टिकल आपको दिए हुए और ये प्रैक्टिकल आपको समीर सर के माध्यम से आपको बताए जाएंगे। ठीक है, तीसरा बुक है आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। ठीक है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इस बुक में आप सीखेंगे मैथ। ठीक है, आपके बेसिक मैथ सीखेंगे और कुछ बेसिक साइंस सीखेंगे। ठीक है, इसमें मैथ और साइंस इस बुक में आपको सीखने को मिलेगा, जो कि इस बुक को मैं पढ़ाऊँगा, यानी कि आपको रोहित सर के माध्यम से इस बुक को पढ़ने को मिलेगा, यानी कि आप इस बुक को अच्छे से कवर करेंगे मेरे द्वारा। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग आप प्रिंसिपल सर के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आप राधिका मैम के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपकी क्या होती है, यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आप क्या पढ़ेंगे। एम्प्लॉयबिलिटी जो स्किल होती है, यानी कि एक एम्प्लॉय के पास किस प्रकार की स्किल होना चाहिए, आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत पढ़ेंगे, यानी कि बोलने की कुशलता। ठीक है, अपनी बात किसी आप एम्प्लॉय के समझ कैसे रख सकते हैं या अपने बॉस के समझ कैसे रख सकते हैं, आपकी बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज आदि के बारे में आप, यानी कि टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप कह सकते हैं। यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट को पढ़ेंगे। ठीक है,
और इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो दोस्तों आप पढ़ेंगे वो आप इलेक्ट्रिशियन से संबंधित जो भी आपके ड्राइंग होते हैं उसके बारे में आप इस बुक में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रिशियन के अंतर्गत टोटल 5 बुक है, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड प्रैक्टिकल, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ठीक है। अब ये 5 बुक आपको किस राइटर के लेने हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन दोस्तों आपको ये बुक सारी अवेलेबल है, ठीक है, कम प्राइस में और डिस्काउंट में, ठीक है, 20% डिस्काउंट के साथ कॉलेज में ये बुक उपस्थित है। आप कॉलेज से इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी यदि दोस्तों आप यदि बाहर से लेना चाहते हैं तो बाहर से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और यदि बाहर से लेते हैं तो 2 बुक हमें 2 राइटर के हमेशा चूज़ करना है, ठीक है। अरिहंत की एक अच्छी बुक आती है अरिहंत की, या फिर चूज़ कर सकते हैं एशियन पब्लिकेशन की। इन 2 बुकों को आप चूज़ कर सकते हैं बाहर से। यदि बाहर से आपको नहीं मिलता है तो मैंने आपको बताया कि ये सभी बुकें आपको एक साथ अवेलेबल है, ठीक है। ये सभी बुकें आपको एक साथ अवेलेबल है इस कॉलेज में, यानी कि एक साथ आप इस बुक को आप ले सकते हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों फिर आगे देखते हैं ITI के बारे में भी हम जान लेते हैं कि ITI दोस्तों क्या होती है, ठीक है। ITI में हमने एडमिशन ले लिया है। आप कभी जाते हैं इंटरव्यू में, ठीक है, इंटरव्यू से आपसे क्वेश्चन पूछ देता है इंटरव्यूअर कि ITI क्या होती है, ठीक है। तो आपको बेसिक नॉलेज ITI के संबंधित रखना है, ठीक है। तो ITI क्या होती है दोस्तों? ITI एक ऐसा संस्थान है, ठीक है, ITI एक ऐसा संस्थान है जहाँ पर व्यावसायिक औद्योगिक प्रशिक्षण, ठीक है, व्यावसायिक औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ITI में थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल पर ध्यान दिया जाता है तथा ITI का पूरा नाम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। ITI में 8 पास, 10th पास और 12th पास छात्र प्रशिक्षण ले सकते हैं, ठीक है। तो ITI संबंधित कुछ पूरे नाम हैं, उसको भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो ITI से संबंधित कुछ पूरे नाम है, उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो SCVT दोस्तों आपने देखा होगा, जैसे कि अभी अपने फॉर्म फिल किया है, उसकी जो फुल फॉर्म होती है अक्सर आपके इंटरव्यूअर पूछ देते हैं आपसे, तो उसके बारे में भी आप जान जाइए। इसका फुल फॉर्म होता है स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। SCVT का दोस्तों फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। DGET का जो फुल फॉर्म होती है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। DGT आपकी एक बोर्ड होती है, ठीक है, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है डायरेक्टरेट जनरल ट्रेनिंग, ठीक है। तो इन सभी 4 के फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, ठीक है। आपसे कभी भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है या कॉलेज टाइम में वाइवा में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है, ये तो हुआ ITI, ठीक है, ITI के बारे में आप जान गए। तो अब हम जानेंगे इलेक्ट्रिशियन क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन के बारे में अब हम जानेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिशियन क्या होता है, यानी कि जो विद्युतकार होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिशियन होते हैं, वो कौन होते हैं या इलेक्ट्रिशियन किसे कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिशियन दोस्तों वो होता है जो बिजली से संबंधित सभी कार्य को करता है, ठीक है, यानी कि बिजली से चलने वाले उपकरण की मेंटेनेंस, रख रखाव, ठीक है, आदि कार्य जो करता है वो दोस्तों कहलाता है इलेक्ट्रिशियन, ठीक है। भाई मैंने PDF में भी आपको मैंने लिख के बताया है कि बिजली से चलने वाले किसी भी यंत्र, ठीक है, जैसे कि पंखा हुआ, फ्रिज हुआ, TV हुआ, ठीक है, अन्य वे सभी वस्तु जिनमें बिजली का उपयोग होता है की मरम्मत की जाती है एवं निर्माण करने वाले व्यक्ति को इलेक्ट्रिशियन कहते हैं, ठीक है। इसमें हो गया आपके घरेलू वायरिंग हो गए, मोटर हो गए, ट्रांसफार्मर हो गए, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की जानकारी दी जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन के अंतर्गत। या एक लाइन में दोस्तों आप इसको कह सकते हैं कि बिजली से चलने वाले यंत्रों और मशीनों का निर्माण और रख रखाव मरम्मत करने वाले मिस्त्री या कारीगर को इलेक्ट्रिशियन कहते हैं। तो ये आप इलेक्ट्रिशियन की परिभाषा यानी डेफिनेशन आप ये याद रखेंगे, ठीक है, आपसे कभी भी ये वाइवा में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिशियन का कार्यक्षेत्र, यानी कि जो आप इलेक्ट्रिशियन जब पढ़ेंगे तो आपका कार्यक्षेत्र क्या क्या होगा, यानी कि आप इलेक्ट्रिशियन पढ़ने के बाद कौन कौन क्षेत्र में आप जॉब कर सकते हैं, यानी कौन कौन क्षेत्र में आप कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप दोस्तों कुछ आपके कार्य हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन एक निम्न क्षेत्रों में कार्य कर सकता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिशियन होता है वो निम्न क्षेत्रों में यहाँ पे कार्य कर सकता है। पहला है दोस्तों पावर, ठीक है,
पहला है आपका पावर जनरेशन प्लांट में। ये दोस्तों क्या होती है पावर जनरेशन प्लांट, यानी कि जैसे कि हमें पता है कि हमारे घरों में बिजली आती है, लेकिन आपको कहाँ से बिजली आती है ये शायद आपको अभी पता नहीं हो, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपकी पावर जनरेशन प्लांट होती है, ठीक है, यानी कि आपके जो घरों में बिजली आती है आपको यहीं से आती है, यानी कि जहाँ पे आपकी बिजली उत्पन्न होती है, ठीक है, जहाँ पे आपका बिजली उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं पावर जनरेशन प्लांट, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप इलेक्ट्रिशियन हैं तो वहाँ पे भी जा, ठीक है। दूसरा है आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक। और तीसरा है दोस्तों ये भी क्या होता है विद्युत ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिशियन ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, इसको भी आप समझ लीजिए, ठीक है। जैसे कि आप देखे होंगे कि आप कभी घूमे होंगे या देखे होंगे कि बड़े बड़े टावर लगे होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अभी देखे थे पावर जनरेशन प्लांट, यहाँ पे सप्लाई उत्पन्न होती है, ठीक है, यहाँ पे आपकी बिजली उत्पन्न होती है, फिर बड़े बड़े टावर के माध्यम से, ठीक है, बड़े बड़े टावर के माध्यम से ये सप्लाई क्या होती है कि जगह जगह आपकी दी जाती है, ठीक है, यानी कि आपके स्टेट तक पहुंचाया जाता है, यानी कि आपके ज़िलों तक इस टावर के माध्यम से इस सप्लाई को पहुंचाया जाता है, यानी बिजली को पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों जो टावर पे आपकी जो लाइंस होती है ऊपर आप देखते हैं जो आपकी हिसिंग की आवाज़ करती रहती है, उसे दोस्तों बोलते हैं आपकी ट्रांसमिशन लाइन। और ट्रांसमिशन लाइन में भी आप इलेक्ट्रिशियन है तो वहाँ पे जाके वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों विद्युत वितरण लाइन में, यानी कि इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन क्या होती है ट्रांसमिशन लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, दो लाइन्स आपके यहाँ पे दिए हुए हैं जहाँ पे आप वर्क कर सकते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन आपको मैंने आपको बता दिया है, तो अब डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को बताने के लिए और समझने के लिए आप समझ सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपके गांव में सप्लाई आई हुई है, ठीक है, या आपके घर में जो है कि सप्लाई आई है, ठीक है, और वो कहाँ से दोस्तों आई है, जो आपके गांव में एक ट्रांसफार्मर लगा है, ठीक है, ट्रांसफार्मर लगा है तो घरों वहाँ से फिर क्या होती है सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, यानी कि आपके जो ट्रांसफार्मर है वहाँ से आपके 3 तार निकलते हैं और फीडर निकलते हैं आपके, और वो चले जाते हैं आपके घरों में, ठीक है। और इस ट्रांसफार्मर के पास, यानी कि आपके जो गांव में ट्रांसफार्मर लगे हैं उस ट्रांसफार्मर पे, ठीक है, जहाँ उस सप्लाई जो आती है आपके सब स्टेशन से आते हैं, ठीक है, यानी कि आप कहते हैं कि जो हमारी जो सब स्टेशन है यानी कि आपका बिजली घर है, ठीक है, वहाँ से सप्लाई आपके गांव में ट्रांसफार्मर के पास आई होती है, वो 11 kV में, ठीक है, यानी कि 11,000 वोल्टेज में आपके घरों तक आपके गांव में जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपकी सप्लाई आती है, ठीक है। वहाँ से फिर आपकी क्या होती है, फिर सप्लाई आपकी जो बदल जाती है वो 440 वोल्ट में, ठीक है, वहाँ से फिर 440 वोल्ट में डाउन होकर फिर आपको घरों तक जाती है। तो सब स्टेशन से आपके ट्रांसफार्मर तक जो लाइन्स दोस्तों होती है जो 11 kV की, वो होती है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में भी एक इलेक्ट्रिशियन आप है तो वहाँ पे जाकर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको पता है कि इस टाइम रेलवे में भी इलेक्ट्रिशियन की मांग बहुत बढ़ गई है, ठीक है, भारतीय रेलवे में भी आप जॉब कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, ठीक है। 5वां है आपका घरेलू विद्युत उपकरण, जैसे पंखा, कूलर, मिक्सर ग्राइंडर बनाने वाली कंपनी में भी आप जॉब कर सकते हैं, ठीक है। मोटर की रीवाइंडिंग शॉप पे जाकर आप रीवाइंडिंग शॉप मतलब आपकी जो है कि मोटर की रीवाइंडिंग कर सकते हैं, यानी कि आप मोटर की वाइंडिंग करना आप वहाँ पे भी जाकर सीख सकते हैं, ये आपके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 7वां आपका है ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी में भी आप जॉब कर सकते हैं, यानी कि आप इलेक्ट्रिशियन पढ़ के ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी में भी आप जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके कार्य क्षेत्र, ठीक है, ये आपके कार्य क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों में आप जाके वर्क कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ITI करने के बाद आपके कौन कौन से प्लेटफॉर्म आपको मिलते हैं, ठीक है, तो उसको भी आप इसी वीडियो में आप देख लें, ठीक। तो ITI आप कंप्लीट करते हैं, ITI आपके 2 साल की कोर्स है, ठीक है। तो ITI जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे आपके पास 3 रास्ते होंगे, ठीक है। ITI करने के बाद आपके पास 3 रास्ते होंगे। पहला रास्ता दोस्तों होता है वो होता है प्राइवेट जॉब, ठीक है, पहला रास्ता है आपका प्राइवेट जॉब, दूसरा रास्ता है आपका गवर्नमेंट जॉब, और तीसरा रास्ता है आपका दोस्तों बिजनेस, ठीक है, तीसरा रास्ता है आपका बिजनेस। यानी कि आप ITI करने के बाद 3 चीज़ें आप कर सकते हैं, या तो खुद का बिजनेस यानी सेल्फ बिजनेस आप कर सकते हैं,
ठीक है, या तो फिर गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं या तो फिर प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके स्कोप की। तो दोस्तों इलेक्ट्रिशियन की स्कोप प्राइवेट जॉब में भी भरमार है, यानी कि प्राइवेट जॉब में भी इलेक्ट्रिशियन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भरे जाते हैं, रखे जाते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट जॉब में भी इस इलेक्ट्रिशियन की काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आती रहती है, वहाँ पे भी आप चाहते हैं तो गवर्नमेंट जॉब भी आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और तीसरा है दोस्तों बिजनेस, ठीक है। तीसरा क्या है? बिजनेस, यानी कि आप ITI करने के बाद अपना खुद का भी बिजनेस आप खोल सकते हैं। जैसे सपोज़ करो आप मोटर वेल्डिंग सीख लेंगे, तो मोटर वेल्डिंग सीखने के बाद अपनी शॉप खोल सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल की शॉप भी खोल सकते हैं, ठीक है। और भी कई सारे बिजनेस हैं, जैसे ठेकेदारी का, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी कोई आप जो है कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। कई सारे इलेक्ट्रिशियन के अंतर्गत आपके काम आते हैं, ठीक है, वर्क आते हैं। तो यहाँ पे थी दोस्तों 3 प्लेटफॉर्म, ठीक है, यानी कि 3 आप जो है ITI करने के बाद 3 जगहों पे आप जा सकते हैं, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब और बिजनेस। अब दोस्तों ये दूसरा वाला जो है गवर्नमेंट जॉब, काफ़ी लोगों का सपना होता है, ठीक है, कि गवर्नमेंट जॉब मेरी हो, यानी कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं गवर्नमेंट जॉब की, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब। तो दोस्तों गवर्नमेंट जॉब काफ़ी अच्छी जॉब होती है, यानी कि आपके जो इसमें कई सारे वैकेंसीज आती हैं। सपोज़ करो UPPCL, DMRC, LMRC और UPVURNL, ठीक है, कई सारे पावर ग्रिड में वैकेंसी आती रहती है। DRDO, आपका ISRO, बहुत वैकेंसी आती रहती है दोस्तों गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है। यदि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं तो फिर ये बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है आप सभी के लिए ITI करने के बाद। तो ITI करने के बाद यदि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि ITI करने के बाद, ठीक है, ITI करने के बाद आप डिप्लोमा कर दें, ठीक है, डिप्लोमा, ठीक है। ITI करने के बाद आप डिप्लोमा कर लें, यानी कि डिप्लोमा जो आप जो करेंगे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही आप करना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि ITI की पूरी नॉलेज, यानी ITI की थ्योरी की पूरी नॉलेज आपके पास उपलब्ध हो जाएगी जब डिप्लोमा आप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी जब वैकेंसी निकलती है ITI की, तो ITI की वैकेंसी पर आप फॉर्म फिल कर देंगे, ठीक है। तो ITI के वैकेंसी पे आप फॉर्म फिल कर देंगे, ठीक है। जब ITI के वैकेंसी पे दोस्तों आप फॉर्म फिल करेंगे तो इस पे आप जॉब लेके डिप्लोमा बेस पे, यानी कि आप डिप्लोमा की डिग्री दिखाकर, ठीक है, डिप्लोमा दिखाकर आप वहाँ तक प्रमोशन आप ले सकते हैं, यानी कि आप JEE बन सकते हैं टेक्नीशियन से, यानी कि टेक्नीशियन से प्रमोशन लेकर आप JEE बन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये थी ITI के स्कोप, यानी कि इलेक्ट्रिशियन से ITI करने के यहाँ पे क्या क्या स्कोप थे उसके बारे में भी आपने देख लिया, ठीक है। तो दोस्तों ये थी इंट्रोडक्शन, ठीक है, ITI और इलेक्ट्रिशियन से संबंधित ये थी इंट्रोडक्शन। तो आज हम जो बात करने वाले थे दोस्तों वो पहले चैप्टर के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रिशियन की जो पहला चैप्टर था उसके बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले थे। तो इलेक्ट्रिशियन के पहले चैप्टर में दोस्तों आपका यही होता है कि आप इलेक्ट्रिशियन के अंतर्गत आपका क्या क्या कार्य है, ठीक है, कार्य क्षेत्र क्या है, और कार्य क्षेत्र में जब ये काम आप करने चले जाएंगे, ठीक है, जब ये काम आप करेंगे तो होगा क्या कि आपको इसमें बहुत सारे जो है कि रूल्स पता होने चाहिए इस काम को करने के लिए, ठीक है। आपको पूरी नियम पता होना चाहिए, यानी कि विद्युत सुरक्षा का जो है कि नियम जितने भी है उसको आपको पता होना चाहिए। नहीं पता होगा दोस्तों तो क्या होगा, आपको शॉक लगेगा, जिसको बोलते हैं आप फॉल्ट, ठीक है, यानी कि फॉल्ट हो सकता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि आप यदि यहाँ पे वर्क कर सकते हैं तो कोई भी आपका फॉल्ट हो सकता है, आपको भी इलेक्ट्रिक शॉक लग सकती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे होने वाले सभी एक्सीडेंट, ठीक है, यानी कि हम एक्सीडेंट की बात करते हैं, जब आप इस लाइन पे जब वर्क करेंगे तो वहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है। ये एक्सीडेंट तब होगा जब आप असावधानी रहेंगे, यानी कि आप जब असावधान से वर्क करेंगे, यानी कि आप केयरलेस होकर जो है कि वर्क करेंगे यहाँ पे इन प्लेटफॉर्म पे, तो आप एक्सीडेंट के शिकार हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो एक्सीडेंट आपके किस प्रकार से आप शिकार हो सकते हैं उसको भी हम देख लेते हैं, और एक्सीडेंट क्या होता है दोस्तों उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे एक्सीडेंट, ठीक है, एक्सीडेंट आपके कैसे हो जाते हैं, ठीक है, एक्सीडेंट क्या होता है और कैसे हो जाते हैं, और एक्सीडेंट होने पे आपके क्या क्या होते हैं।
तो दोस्तों अक्सर एक्सीडेंट होने पे आग लगती है, ठीक है। तो हम फायर के बारे में भी देखेंगे कि फायर आपके कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों फिर नेक्स्ट जान लेते हैं दुर्घटना क्या होता है, ठीक है, एक्सीडेंट क्या होता है। तो एक्सीडेंट एक ऐसी घटना है जो अनियोजित तथा अनियंत्रित है, यानी कि एक्सीडेंट आपकी अनप्लान्ड है, मतलब आप कोई भी प्लानिंग नहीं होती है, आपकी एक्सीडेंट अचानक जो है कि हो जाती है। अनकंट्रोल मतलब अनियंत्रित, तो आपके नियंत्रण में वो एक्सीडेंट नहीं होता है, ठीक है। यदि आपके नियंत्रण में होता तो फिर एक्सीडेंट होता ही नहीं है, ठीक है। तो जिससे कि किसी वस्तु व्यक्ति की क्रिया प्रतिक्रिया के कारण चोट लगने की संभावना रहती है, यानी कि कोई जब आप एक्शन लेते हैं या रिएक्शन करते हैं तो आपको चोट लगने की संभावना रहती है जब आप एक्सीडेंट से संबंधित कोई भी सावधानी आप नहीं बरतते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप एक्सीडेंट से बचने के लिए आप बिल्कुल सावधान रहेंगे, तो सावधानी जहाँ पे आपकी रहेगी वहाँ पे आपकी दुर्घटना नहीं घटती है, ठीक है दोस्तों। तो ये होती है दोस्तों एक्सीडेंट जो आपकी अनप्लान्ड होती है और अनकंट्रोल्ड होती है। और दुर्घटना के कारण, यानी कि दुर्घटना आपके किस कारण से हो सकता है, ठीक है, यानी कि दुर्घटना के क्या क्या कारण हो सकते हैं उस कारण को भी हम जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो दुर्घटना के कारण है, ठीक है, एक एक करके सभी कारणों को हम देख लेते हैं। तो पहला कारण है असावधानी। सबको पता है कि यदि आप असावधान रहते हैं, ठीक है, यानी कि आप सावधान में नहीं रहते हैं तो आपकी दुर्घटना घट जाती है, ठीक है। कारखाना में होने वाला अधिकतर दुर्घटनाएं कार्य के दौरान की गई असावधानी के कारण कार्य करते समय, ठीक है, चिंता के साथ साथ कारीगर को अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा भी पर्याप्त ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। यानी कि आप जब कोई भी काम करें तो उस कार्य पे पूरा आपका ध्यान होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ कार्य करते समय आपके साथ जो भी हो उसका भी आप ध्यान रखें कि वो भी आपके साथ मेंबर है और वो भी दुर्घटना का शिकार हो सकता है सिर्फ आपके असावधानी से, ठीक है दोस्तों। तो आप असावधान नहीं रहेंगे, केयरलेस नहीं रहेंगे। नेक्स्ट है आपका अरुचि, ठीक है, जैसे कि लैक ऑफ इंटरेस्ट, इसका इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। तो अरुचि क्या होती है, जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें आपका काम में रुचि नहीं है, मतलब आपका काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे भी आपकी एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। दूसरा है दोस्तों जल्दबाजी, ठीक है। तीसरा है क्या, जल्दबाजी, यानी कि किसी काम करने के लिए आप जल्दीबाजी करते हैं, जल्दी जल्दी काम करते हैं, जो है कि किसी जल्दीबाजी करके काम करते हैं तो वो भी क्या दुर्घटना का कारण बन सकता है, ठीक है। चौथा है आपका अज्ञानता, लैक ऑफ नॉलेज, यानी कि जिस काम को आप कर रहे हैं उसकी आपके पूर्णतः नॉलेज नहीं है, ठीक है, पूर्णतः आपका नॉलेज नहीं है तो वो भी आपका दुर्घटना का कारण बन सकता है। पांचवा है आपका उत्सुकता, क्यूरियोसिटी, ठीक है। क्यूरियोसिटी क्या है आपका, यानी उत्सुकता क्या है, जैसे कि आपको कोई काम दिया गया और बिना जाने समझे उस कार्य को करने आप चले जाते हैं, तो वहाँ भी आप क्या करते हैं जल्दीबाजी में फिर, यानी कि उत्सुकता से आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपको नहीं करनी है। छठा है दोस्तों असुरक्षित हस्त औजार, यानी कि अनसेफ हैंड टूल। दोस्तों यदि आपका टूल्स जो आप यूज कर रहे हैं, कार्य करते समय जो भी आप टूल्स यूज कर रहे हैं वो आपका पूर्णतः ठीक होना चाहिए। जैसे कि सपोज करिए आप प्लायर यूज कर रहे हैं जिसको आप प्लास बोलते हैं, ठीक है। तो जो प्लायर यूज करते हैं आप, प्लायर का जो इंसुलेटेड है, जो आप हैंडल है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो, कटा हो, जब ये कटा हो तो वो आपके संपर्क में होगा, जिस वायर को आप जोड़ने जाएंगे वो वायर से आपको शॉक लग सकती है, ठीक है। तो प्लायर पे कटा नहीं होना चाहिए। हथौड़ा है या हैमर इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो हैमर क्या है, हैमर आपका ढीला नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप जो हैमरिंग करते समय आपके हैमर जो है, आपका हैमर क्या निकल सकता है, हैंडल निकल सकता है और चोट भी लग सकती है। तो मतलब आपको असुरक्षित हस्त औजार प्रयोग नहीं करने हैं, ठीक है। सातवां है आपका कार्य करने का अनुपयुक्त तरीका। दोस्तों जब आप कोई कार्य करते हैं आपका वो तरीका ठीक नहीं होता है तो वहाँ पर भी एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी आपका एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये आप सावधानी रखेंगे, ठीक है, कार्य करने का तरीके से करेंगे तो आपका एक्सीडेंट से बच सकते हैं। आठवां है आपका असुरक्षित पहनावा, ठीक है। आठवां है आपका असुरक्षित पहनावा, यानी कि अनसेफ ड्रेस।
तो दोस्तों क्या होता है, कभी कभी आपने सुना होगा कि किसी मशीन पे वर्क करते समय किसी कपड़ा आपका मशीन से में फंस गया या मोफलर मशीन में फंस गया और जो है कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों कपड़ा भी वजह बन सकता है आपके एक्सीडेंट का, इसलिए जिस वर्क को आप करने जा रहे हैं उसी के अनुरूप आप कपड़ा पहने। जैसे कि आप कोई मशीन पे वर्क कर रहे हैं तो मशीन पे हमेशा चुस्त और दुरुस्त कपड़े पहनने चाहिए, ताकि वो कपड़े उड़कर, ठीक है, आपके किसी भी मशीन के पार्ट्स के अंदर ना जाए, ताकि आप जो है कि सुरक्षित रहें, ठीक है, या अनहोनी किसी न होने पाए। तो दोस्तों अनसेफ ड्रेसेस भी कारण बन सकते हैं। और आपको पता है, ठीक है, जो भी कारीगर है किसी भी कंपनी में वर्क करते हैं तो हेलमेट ज़रूरी होता है, ठीक है, सिर हेलमेट ज़रूरी होता है, तो वो भी एक ड्रेसेज है, ठीक है, वो भी एक ड्रेस का पार्ट है। तो आप ड्रेस भी अच्छे से पहनेंगे और जिस कार्य को करने जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग आप ड्रेस को पहनेंगे। 9वां है दोस्तों प्रकाश की अनुचित व्यवस्था, ठीक है, जहाँ पे आप वर्क करते हैं वहाँ पे आपकी लाइट नहीं होती है, यानी कि वहाँ पे आपका ठीक ढंग से प्रकाश नहीं होता है, तो वो भी दोस्तों एक एक्सीडेंट का कारण बन सकता है, ठीक है, वो भी क्या एक एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। तो इसलिए जहाँ भी आप वर्क करें वहाँ पे पूर्णतः प्रकाश की व्यवस्था हो, अदरवाइज आप अंधेरे में जब काम करेंगे तो वहाँ पे भी आपकी कोई आपके साथ अनहोनी हो सकती है, मीन्स एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये सभी आपके जो है कि सावधानियाँ हैं, उसको आप अच्छे तरीके से अपने माइंड में बिठा लें और उसी के अकॉर्डिंग आप वर्क करें। 10वां है दोस्तों नशे की आदत। जी हाँ, नशे की आदत क्या होती है कि कुछ कारीगर होते हैं उन्हें नशे की आदत होती है, वो क्या करते हैं फिर नशे में होकर काम करने लगते हैं, मतलब अपनी पूरी तरीके से नशे में हो जाते हैं और चल देते हैं कार्य करने के लिए। उनको लगता है कि मैं जब कार्य करने जाऊंगा तो नशे में होने से वो कार्य मुझे आसानी से और जल्दी से हो जाएगा और मुझे थकान भी फील नहीं होगा। तो ये उनकी गलत सोच होती है और इस नशे की आदत से ही वो गंभीर एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको ये 10 पॉइंट्स जो मैंने बताया, इस 10 पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ताकि आपकी एक्सीडेंट नहीं होने पाए। आपके जीवन बहुत मूल्यवान है, ठीक है, जिसका कोई मोल नहीं है। तो अब जीवन जीना है, आपको सावधानियाँ पूर्वक काम करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन से वर्क जो करने जाते हैं सभी उनके सावधानियाँ बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा भी चूक आपकी जान ले सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल आप पूरी सावधानियाँ से जो भी वर्क मिलेगा आपको करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट। अभी हमने देखा था एक्सीडेंट क्या होता है, ठीक है। तो एक्सीडेंट तो कई सारे एक्सीडेंट होते हैं, जैसे कि आपका रोड एक्सीडेंट हो गया, रोड में जैसे कि आपकी बाइक जो है कि टकरा गई या आपका कार जो है पलट गई। तो इस प्रकार के जो एक्सीडेंट होते हैं रोड एक्सीडेंट के अंतर्गत आते हैं। तो कई विभिन्न सारे एक्सीडेंट होते हैं, बट आपको जो पढ़ना है इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट क्या होता है, वैद्युत दुर्घटना है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट क्या होता है, ठीक है। जैसा कि आप कभी देखे होंगे कि बिजली का तार टूट के नीचे गिर जाता है, ठीक है, आपके घरों में 11,000 kV की लाइट जो है कि चली जाती है, बिजली चली जाती है। दूसरा कि कोई व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, वो मर गया, किसी को शॉक लग गया, वो झुलस गया, ठीक है। इस प्रकार की आपकी जो घटनाएं आती हैं वो इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। यानी कि इसको अभी हम बताएं तो इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट क्या होती है, जब किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तब वह घटना इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट कहलाती है। यानी कि जब किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो वो घटना आपकी इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट कहलाती है। विद्युत क्षेत्र एक अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है, ठीक है, जिसमें कार्य के दौरान निरंतर दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। दोस्तों निरंतर दुर्घटना होने की संभावना तभी बनी रहती है जब आप असावधान होते हैं, ठीक है, आप सावधानी नहीं बरतते हैं। तो दोस्तों सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी होता है इलेक्ट्रिशियन के कार्य करते टाइम, ठीक है। इसलिए वैद्युतिक कार्य करते समय, ठीक है, इसलिए वैद्युतिक कार्य करते समय विद्युत संबंधी सुरक्षा नियमों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन का वर्क करते समय सभी विद्युत की सुरक्षा के नियमों को अपने ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए, अदरवाइज किसी गंभीर एक्सीडेंट के आप शिकार हो सकते हैं, ठीक है। अगला है दोस्तों विद्युत झटका लगने के कारण क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक लगने का कारण क्या होता है, जो कि अभी आप न्यूली एडमिटेड हैं, ठीक है, तो इसको आप थोड़ी सी हल्के में समझ लें, ठीक है।
तो विद्युत झटका लगने का जो दोस्तों कारण होता है, ठीक है, आप क्या करते हैं जब किसी वायर को टच करते हैं, ठीक है, एक वायर को जब आप टच करते हैं, जब इस वायर को आप टच करते हैं तो क्या होता है कि आपके शरीर से करंट पास होती है, ठीक है, आपके शरीर से करंट पास होती है और कहाँ जाती है, अर्थ में जाती है, ठीक है, कहाँ जाती है, अर्थ में जाती है। यानी कि जब इस वायर को आप टच करते हैं तो आप में से करंट पास होकर अर्थ में चली जाती है, ठीक है दोस्तों। और जब इसमें आपकी 90 वोल्ट से अधिक, ठीक है, जब इस वायर में आपके 90 वोल्ट से अधिक या लगभग आपके 90 वोल्ट की करंट आपके इसमें से पास होती रहती है, ठीक है, 90 वोल्ट वोल्टेज इसमें और उसमें करंट, उसके अनुसार करंट उसमें पास होती रहती है, तो जब वो आपके बॉडी से गुजरता है तो आपको एक झटका फील होता है, झटका महसूस होता है, ठीक है। तो यानी कि जब सामान्यतः 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर हमारे शरीर के आर पार विद्युत धारा प्रवाह स्थापित हो जाता है, ठीक है, यानी कि 90 वोल्ट जब होती है, ठीक है, तो हम जब इसको हम टच करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है, तो हमें एक तीव्र झटके का अनुभव होता है, ठीक है, तब हमें एक तीव्र झटके का अनुभव होता है, मतलब हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और यह झटका विद्युत झटका कहलाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक कहलाता है। इसका मतलब मुख्य कारण विद्युत धारा की तीव्र गति है। जी हाँ दोस्तों, होता क्या है कि जब हम इस वायर को टच करते हैं, ठीक है, जब हम इस वायर को टच करते हैं तो हमारे अंदर से करंट बहुत तेज़ी से पास होता है, जिसकी गति दोस्तों होती है प्रकाश की चाल के बराबर होती है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक है, जिसकी गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इस वेग से हमारे शरीर से गुजरता है। और दोस्तों आपको पता है जो हमारी ब्लड की गति है इससे काफ़ी कम है, तो जो ब्लड की गति और आपकी करंट की गति, दोनों की गति में बहुत अंतर होता है, इसलिए हमें पता लगता है कि हमारे शरीर से कुछ जा रहा है, ठीक है, और हमें शॉक लगती है और बहुत तेज़ी से शॉक लगती है, ठीक है। यानी कि जो आपके मेन कारण क्या है कि जो करंट आपके अंदर से जो गुजरती है उसकी वेग काफ़ी ज़्यादा होता है, इस वजह से हमें उसको महसूस होता है, ठीक है। तो विद्युत धारा की गति है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक शॉक लगने का जो मुख्य कारण है वो विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की गति है, यानी स्पीड है, जो हमारे शरीर और धमनियों में हो रहे रक्त प्रवाह की गति के मध्य सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाती है और व्यक्ति को काफ़ी तीव्र विद्युत झटका लगता है। यानी कि आपकी इलेक्ट्रिक करंट जब आपके अंदर से पास होती है उसकी वेग ज़्यादा होती है और जो हमारी ब्लड होती है, ब्लड का सर्कुलेशन, उसकी वेग काफ़ी कम होती है। इस वजह से दोनों में सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता और हमें फील होता है कि हमारे बॉडी से कोई कुछ जा रहा है, ठीक है, यानी करंट हमारे बॉडी से पास हो रही है और हमें झटका लगता है, ठीक है। तो ये था दोस्तों विद्युत झटका लगने के कारण, ठीक है। और अब हम देख लेते हैं विद्युत झटका लगने से होने वाली शारीरिक हानियाँ, ठीक है, यानी कि विद्युत झटका लगने के कारण होने वाली शारीरिक हानि, यानी कि आपको दोस्तों जब झटका लग जाती है तो आपके बॉडी को क्या क्या नुकसान हो सकता है उसके बारे में भी आप जान लीजिए, ठीक है। तो विद्युत झटका लगने पर मनुष्य के शरीर को निम्नलिखित क्षतियाँ हो सकती है, ठीक है। पहला क्षति दोस्तों शरीर पर छाले पड़ सकते हैं, ठीक है, आपका शरीर पे छाले पड़ सकते हैं। दूसरा है किसी अंग का मांस जल सकता है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों जब आप टच करते हैं तो वहाँ पे आपकी फायर उत्पन्न होती है और फायर आपको जला सकती है, ठीक है, तो किसी अंग का मांस भी आपका जल सकता है। तीसरा है रक्त प्रभाव हो सकता है, ठीक है, यानी कि आपकी जो ब्लड है वो निकलने लगे हो सके तो, ठीक है। चौथा है आपका श्वास में रुकावट उत्पन्न हो सकती है। कभी कभी क्या होती है जब इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो जो सांस होती है, जो हमारी सांस यानी श्वसन क्रिया होती है वो बंद हो जाती है, जिससे हमें लगता है कि हम मर चुके हैं, बट वहाँ पे अगर सावधानियाँ बरती जाए तो व्यक्ति की जान बच जाती है, ठीक है। तो श्वास में रुकावट उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट है व्यक्ति बेहोश हो जाता है, ठीक है, यानी कि व्यक्ति बेहोश हो जाता है, यानी जब किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो वो शॉक डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार की शॉक लगती है, ठीक है, तो वो ऐसी ही स्थिति उत्पन्न होती है। कभी कभी झटका दे के भी आपका जो है कि फेंक देता है, यानी कि बच जाते हैं। तो पाँचवा है दोस्तों व्यक्ति बेहोश हो सकता है, ठीक है। छठा है हृदय गति रुकने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है दोस्तों, ठीक है, यानी कि आपके इलेक्ट्रिक शॉक लगने से आपके शरीर को निम्न क्षतियाँ पहुंच सकती है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक आपके कितना डेंजरस है, ठीक है।
तो दोस्तों आप सभी पहले सावधानी फिर आपके कार्य, ये आपके फंडा होना चाहिए, क्योंकि आप इलेक्ट्रिशियन से हैं और थोड़ी सी चूक आपको मौका नहीं देता। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी बस इलेक्ट्रिशियन की इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा ITI क्या होता है। ठीक है, जिसमें हमने देखा ITI क्या होता है। उसके बाद हमने देखा आपकी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि इलेक्ट्रिशियन करने के बाद आपके जॉब अपॉर्चुनिटी यानी कार्य क्या है, यानी कार्य क्षेत्र क्या है आपके, वो भी देखा। और जब कार्य क्षेत्र में जब दोस्तों जब जॉब करने जाएंगे, ठीक है, तो आपके कौन कौन से, ठीक है, आपके कौन कौन से प्रॉब्लम होंगे, यानी कि जब आप जॉब करने जाएंगे तो वहाँ पे आपका क्या होगा कि यदि आप सावधान नहीं रहेंगे तो दुर्घटना घट सकती है, यानी कि एक्सीडेंट हो सकती है। तो इसलिए हमने एक्सीडेंट के बारे में भी जान लिया। ठीक है, एक्सीडेंट के बारे में भी हमने जान लिया। और एक्सीडेंट दोस्तों होती है तो हमारी बॉडी को क्या क्या क्षति होती है उसके बारे में हमने जान लिया। ठीक है, अब दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सीडेंट होने पे क्या क्या उत्पन्न होता है। यानी कि आपको पता है कि एक्सीडेंट होती है तो अक्सर विद्युतीय घटना में फायर यानी कि आग उत्पन्न होता है। तो फायर दोस्तों आपके कितने प्रकार के होते हैं उसको भी हम देखेंगे, यानी आग आपके कितने प्रकार के होते हैं उसको भी देखेंगे। साथ ही साथ यदि आपके किसी भी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाती है, ठीक है, तो उसे हमें कैसे ट्रीट करना चाहिए, कैसे उसे बचाना चाहिए, इस प्रकार के भी हम जो है कि पूरा इस लेसन में पढ़ेंगे। यानी कि पूरा लेसन आपका सिर्फ और सिर्फ परिचय है दोस्तों। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हम आज जो है कि इस लेसन में पढ़ेंगे। और आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जिसमें आपको बताएंगे फायर क्या होता है और किसी भी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है तो उसे हमें कैसे बचाना चाहिए। तो दोस्तों आप क्या करेंगे कि इस PDF को अपने फाइल में लिख लेंगे। फाइल आपका किस प्रकार से होगा, ठीक है, यानी कि आप इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की एक फ़ाइल बनाएंगे और फाइल में पेज होंगे। ठीक है, आप पेज टू पेज लिखेंगे और एक पेज क्या किस प्रकार से होगा, आपका एक पेज होगा लीनियर और एक पेज होगा आपका ब्लैंक। ठीक है, एक ब्लैंक पेज यूज़ करेंगे और एक लीनियर पेज यूज़ करेंगे। इस प्रकार से नोट्स आप बनाएंगे और इस PDF को देखकर आप अपना नोट्स बनाते रहिए। और महीने के अंत में आप सभी के नोट्स चेक होते हैं और आपके टेस्ट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हर महीने में होता है। हर महीने में आपके जो है कि नोट्स चेक होंगे और आपका टेस्ट होगा। जो आप नोट्स बनाते हैं यानी कि जो फाइल आप बनाते हैं उस पर आपके 20 नंबर्स दिए जाते हैं। ठीक है, हर मंथ के 20 नंबर्स होते हैं और जो टेस्ट देते हैं उसके भी आपके नंबर्स होते हैं। ठीक है, जो 80 नंबर होते हैं, यानी कि टोटल आपका मंथली 100 नंबर्स आपके मिलते हैं। और इसी 100 नंबर जो मंथ मिलते हैं, ठीक है, इसके आधार पे ही आपको सेशनल दी जाती है दोस्तों। ठीक है, यानी कि आपका 6 महीना में आपका टोटल 600 नंबर होंगे। ठीक है, इस 600 नंबर में आपके कितने नंबर्स गेन होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सेशनल दिया जाता है। ठीक है, तो ये है आपका पूरा कैरिकुलम। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे, स्टडी करते रहेंगे। फिर भी यदि आपको उसमें जो भी प्रॉब्लम आती है नोट्स बनाते टाइम, ठीक है, तो आप जो है 8171 यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप हमारी जो है 8171940696 पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इस व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइए, मैंने ऊपर लिंक दे रखा है। ठीक है, उस ग्रुप से भी जुड़ जाइए और उसके बाद अपनी स्टडी आप जारी रखिए। आज से आपकी स्टडी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, ओके, धन्यवाद।